बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अवाम को सरप्राइजेज मिलने का सिलसिला जारी है। जनरल इलेक्शन के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ फातेह जमात थी, मगर हुकूमत दूसरे, तीसरे, चौथे, हत्ता के 5वें नंबर पर आने वाली जमातों ने मिलकर बनाई। सिलसिला यही नहीं रुका। नवाज शरीफ की मौजूदगी में शहबाज शरीफ का वजीर आजम बन जाना भी अवाम के लिए एक सरप्राइज ही था। उसके बाद मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला और फिर सेनेटर मुंतखब हो जाना हालिया इलेक्शन का इतना बड़ा सरप्राइज था कि खुद हुकूमत बनाने वाले भी सरप्राइज रह गए। सरप्राइजेस का ये सिलसिला जारी रहा और पता चला कि डार साहब के होते हुए कोई बैंकर मोहम्मद औरंगजेब साहब है, जिन्हें इस मुल्क का वजीर खजाना चुन लिया गया है। ये सरप्राइज डार साहब के साथ साथ हकीकी मानों में सबको सरप्राइज कर गया। इस कौम को बतौर एक सरप्राइज मिलने वाले हमारे ये वजीर खजाना फरमा रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब अवाम को टैक्सेस देना पड़ेंगे, क्योंकि टैक्सेस दिए बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं। औरंगजेब साहब पहली बार वजीर खजाना बने हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही ना हो कि भाई ये अवाम जो काम सबसे ज्यादा करती है ना, वो टैक्स की अदायगी ही तो है। तनख्वाहदार की तनख्वाह से एडवांस में ही टैक्स काट लिया जाता है, मगर फिर भी कदम कदम पर टैक्स ही टैक्स देने पर मजबूर रहता है। अलमिया ये है कि पेट्रोल डलवाते वक्त 60 रुपए फी लीटर टैक्स देने वालों से कहा जा रहा है कि अब अवाम को टैक्स देना पड़ेगा। अपना ही नहीं, तमाम हुक्मरानों की लग्जरी कार्स में पेट्रोल डलवाने वालों को बताया जा रहा है कि अब टैक्स दिए बगैर चारा नहीं है। हुकूमती ओहदेदारों और तमाम सरकारी अफसरान जिनकी तनख्वाहें लाखों रुपए में हैं, उनके और उनके पूरे खानदान की रिहाइश गाहों, पेट्रोल और बिजली का सारा खर्चा इसी आवाम के जिम्मे है, जिन्हें आज सुनाया जा रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आवाम को टैक्स देना पड़ेगा। वो आवाम जिस पर इन सरकारी अफसरान और हुक्मरानों ने जिंदगी इतनी तंग कर दी है कि आज सफेद पोश लोग ढूंढने से नहीं मिलते। आज खुशहाल सिर्फ वही तबका है जो आवाम के टैक्सेस पर जुड़ा है, बाकी सब गुरबा की कैटेगरी में शुमार होते हैं। बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, इतनी महंगी है कि महज 20 से 25 यूनिट माहाना चलाने वालों का बिल 2000 से 2300 रुपए तक आ रहा है। लेस्को के बिल के मुताबिक एक शहरी के बिजली के यूनिट का बिल सिर्फ 400 रुपए है, मगर उस पर टैक्स 1800 रुपए डाल दिया गया है। जी हाँ, बिल 400 और टैक्स 1800 रुपए। और फिर भी वजीर खजाना फरमाते हैं कि अब अवाम को टैक्स देना होगा। हुकूमत का जुल्म देखना, सिर्फ 25 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरी से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर 1200 रुपए हथिया लिए गए, मगर कोई पूछने या सुनने वाला नहीं। कोई सुने तो सुने भी कैसे, साहिब मसनत लोग ही तो इन टैक्सेस के बेनिफिशियरी हैं। वो बोलेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, नोटिस लेंगे तो अपने टैक्सेस खुद देना होंगे, अपना पेट्रोल खुद डलवाना पड़ेगा, अपना बिजली का बिल अपनी जेब से जाएगा। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एक चुप और 100 सुख। गर्मी आ गई है, सर्दियों में जैसे गैस के बिल्स ने सरप्राइज दिए थे, बिल्कुल उसी तरह अब बिजली के बिल भी अच्छों की आंखें खोल देंगे। सरप्राइजिंगली वजूद में आई शहबाज सरकार आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगी। अपने पिटारे से ऐसे कई सरप्राइजेस निकालती रहेगी। मुस्कुराइए क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं एंड वेलकम टू द लैंड ऑफ सरप्राइजेस। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल मुश्ताक मनाज साहब ने, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन करे हैं जी हसन मुर्तजा साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर हमायूं मेहमद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं आज के शो का आगाज मुश्ताक मनाज साहब आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि एवरी डे इज नॉट अ संडे एंड एवरी डे इज नॉट अ फन डे। सर आज तो फन डे बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज गर्मियों का आगाज हो चुका है और जो बिल्स अब आना शुरू होंगे ना सर, उसमें तो फन बिल्कुल नहीं है, उसमें गम है, उसमें गुस्सा होगा। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो आपके नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये फरमा रहे थे कि अब अवाम को टैक्स देना होगा। सर अवाम बेचारी ने तो हमेशा ही टैक्स दिया है, कब उन्होंने टैक्स नहीं दिया? इनको कुछ अपडेट करें, ये पहली दफा वजीर बने हैं, इनको बताएं कि जरा अपडेट करें। 25 यूनिट अगर किसी ने बिजली इस्तेमाल की है ना, तो उसका जो बिल आएगा और जो बिल है वो 2200 रुपए है। 25 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2200 रुपए। मुश्ताक साहब, व्हाट इज दिस सर? ये तो बिल्कुल सामने की बात है और इसमें कोई ऐसी यानी ढकी छुकी बात नहीं है कि मुल्क में महंगाई है और गर्मियों में बिल ज्यादा आते हैं, क्योंकि गर्मी है और पंखा भी लगाना है कम से कम, तो एसी तो बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं।
لیکن یہ بات بھی فائنانس منسٹر کی جو ہے وہ کوئی اتنی پیچھے جو ہے نا کو دھکیلنے والی نہیں ہے کہ جی اب لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا. اس ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز تو بے شمار لوگ، آپ لوگ میں ہر غریب آدمی، امیر آدمی سب دیتے ہیں. لیکن اگر جو ٹیکس فائلر ہیں آپ ان کی تعداد دیکھیں تو وہ ابھی بھی 23-24 کروڑ آبادی، جو ہم پتہ نہیں اتنی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو باتوں میں ہوتی ہے وہ 24-25 کروڑ تک کی بات لوگ کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس فائلر صرف چند لاکھوں میں، تو اگر ایک اسکیم کے تحت اگر خاص کر کے پہلے مرحلے کے اوپر جو تاجر دوست جو اسکیم لائی گئی ہے، اگر اس میں لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ جو سروسز سیکٹر جس میں ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اگر ڈائریکٹ ٹیکس پے کریں تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں آئی ایم ایف کے پاس شاید زیادہ نہ جانا پڑے. تو ٹیکس دینا تو ہر انڈائریکٹ ٹیکس سے ظلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو بھی ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے جو بیچارہ ٹیکس کی سکت ہی نہیں رکھتا. بجلی کے بل یقیناً جب تک کہ ہمارا آئی پی پیز والا معاملہ ہے، جب تک کہ ہماری جو ہائیڈل پاور ہے وہ سسٹم کے اندر نہیں آتی، اس وقت تک جو مہنگی بجلی آپ بنائیں گے، فرنس آئل سے بنائیں گے، آپ ایل این جی سے بنائیں گے، تو یقیناً ذرا اس کی جو کاسٹ ہوگی وہ سب کے اوپر آئے گی، وہ میرے اوپر آئے گی، آپ کے اوپر آئے گی، عام آدمی کے اوپر آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایجوکیٹ کرنے کی سب کو ضرورت ہے کہ اب ملک جو ہے ایک ایسے دہانے پہ پہنچ گیا تباہی کے کہ اگر سب نے ٹیکس نہ دیا اور اپنی ذمہ داریاں محسوس نہ کی تو کوئی ایک جماعت یا ایک فکر نہیں بلکہ اس ملک کی سالمیت اور اس کے استحکام کو جو ہے نا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں سب کو ٹیکس دینا پڑے گا، رجسٹر کرانا پڑے گا، اور آگے جو مجھ سے زیادہ بہتر جو میرے پیر صاحب ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مشتاق صاحب آپ بھائی بتا سکتے ہیں نا جی. میں بالکل میں پیر صاحب کے پاس جاتی ہوں، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتی. ایگریکلچر سیکٹر میں کیا صورتحال ہے، وہ کہاں تک جو ہے نا ان کی کیا سروائیول ہے، تو ہم نے مل جل کے اس ملک کو چلانا ہے جی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان، نواز شریف، سر جی نہیں مل جل کر نہیں چلانا. نہ مشتاق صاحب یہ غلط فہمی آپ نے نہیں پالنی ہے. حکومت ہے شہباز سرکار کی، پیپلز پارٹی کا اور آپ کے پیر صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. ابھی میں آپ کو پچھوا دیتی ہوں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو غلط فہمی نہ پالیں، یہ خوش فہمی ہی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، میں تو سیدھا آپ سے یہ کہوں گی کہ 25 یونٹ استعمال ہوئے ہیں اور بل آیا ہے 2200 روپے. مرتضیٰ بھائی سے ضرور پوچھے کہ ذرا سارے لوگ گورنمنٹ کے اندر تو موجود ہیں. جی سر آپ نے پوچھ لیا، میں ایڈ کر رہا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب 25 یونٹ استعمال ہوئے، بل آیا 2200 روپے. 100 یونٹ، 150 یونٹ یا 250 یونٹ اگر استعمال ہو گیا تو پھر کتنا بل آئے گا؟ بل کو تو واقعی آگ لگے گی. سر یہ جو شہباز سرکار ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ عوامی مسائل کی، حکمرانی مسائل کی، یا پھر عمرانی مسائل کی؟ بہت شکریہ بنش، آپ نے موقع دیا اور بات کرنے کا موقع ملا. گزارش یہ ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور وہ چیف ایگزیکٹو ہے، اور جن حالات میں انہوں نے ملک پچھلے 16 ماہ میں لیا یا اب لیا، جو حالات اس وقت تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ہم ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. یہ بھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب سے سننے لگے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور ملک نازک مراحل سے گزر رہا ہے. اور پھر جس طرح ابھی مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں مل جل کے کرنا چاہیے، یہ جب تک ہم مل جل کے نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگی. ہمارے تحریک انصاف والے دوستوں کا سب موجود ہیں، بڑے قابل احترام ہیں اور ایک پیار کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. یہ حقیقت ہے کہ یہ ملک مل کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے تحفظات ہیں وہ 100% درست ہے، دور ہونے چاہیے، ان پہ بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، ٹیکسز میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا، ملک کے لیے کرنا ہوگا. آج آپ 25 یونٹ کی بات کر رہی ہیں، ایک عام آدمی، غریب آدمی کے گھر کا، میں نے پچھلے مہینے اپنے گاؤں ڈیرے پہ بیٹھا تھا، کسی کا 1 لاکھ روپے سے کم بل نہیں تھا سوئی گیس کا. آپ اندازہ لگا لیں کہ سوئی گیس کا 1 مہینے کا بل
गरीब से गरीब घर का भी 1 लाख रुपए से और वो भी ज्यादा। 24 घंटे आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सुई गैस की लोड शेडिंग चल रही थी। जी सर, मुकम्मल कर लें। वो आपके सामने है, जी। वो आपके सामने है कि कितनी गैस आती है और कितना बिल आता है। ये बिजली तो उससे 1000 गुना ज्यादा आना है। ये आम आदमी के बस की बात ही नहीं होगी। ये अब आपने अभी चाइना का जिक्र किया, तो वहाँ मुख्तलिफ सूबों से लोग हमारे डेलीगेशन में थे, मुख्तलिफ जमातों से लोग थे, तो वहाँ पे बैठे हुए यही बात हो रही थी। कश्मीर के अंदर लोगों ने बिल देना छोड़ दिया। वो कहते हैं हम बिजली का बिल नहीं पे करेंगे, हमें जो रॉयल्टी मिलनी है मंगला की वो हमें नहीं मिल रही। हमारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ हैं, वो हमारे से बिल लिए जा रहे हैं। अगर इस तरह करते करते सारे फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो पैसे ही ना दें तो कहाँ से आएगी। और आज जैसे प्राइम मिनिस्टर कराची गए हुए हैं और वहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, ताजिर बरादरी से मिल रहे हैं, बाकी सारे दोस्तों से, तो हम वो ही चंद लोग हमारे पास हैं, बड़ी कलील सी तादाद है जो हमारे टैक्स नेट में है, उन्हीं को हम टैक्स ठोकी जा रहे हैं, या एक आम आदमी को इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में जो उनसे हम वसूल किए जा रहे हैं। ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। मैन्युफैक्चरर जो है वो उसने लुट डाली हुई है, वो इकट्ठा करके खाई जा रहे हैं। इस पे हमें बिल्कुल कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ये दंग टपाऊ, दिहाड़ी टपाऊ वो सियासत होती रहेगी। इमरान खान साहब आ जाए, वजीर खजाना ने जरदारी साहब हो, नहीं होगा बेहतर। हसन मुर्तजा साहब, वजीर खजाना साहब ने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने कहा, मतलब पहले तो सिर्फ उन्होंने सरप्राइज डार साहब को किया था ना, इसाक डार साहब के बाद पूरी कौम सरप्राइज हो गई जब उन्होंने कहा कि भाई नहीं जी अब बहुत हो गया, आवाम को टैक्स देना पड़ेगा। भाई पेट्रोल डलवाने से पहले हम टैक्स कटा चुके होते हैं, मेरी तनख्वाह अकाउंट में आने से पहले टैक्स कटा होता है। हालात ऐसे हैं कि हम कदम कदम पर टैक्स दे रहे हैं। ये चाय पीने पर मैं टैक्स दे रही हूँ, हवा खाने पर मैं टैक्स दे रही हूँ सर, इसके बावजूद और टैक्स देना होगा। लेकिन एक तजवीज़, आज जब वो ताजरों से मुलाकात कर रहे थे, ये सवाल जो है मैं आगे हमायूं मेमन साहब आपके लिए है। आज ताजर बरादरी से जब खिताब कर रहे थे तो आरिफ हबीब साहब हैं, वो उठे और उन्होंने सवाल किया और बल्कि सजेशन दी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि जो अडियाला जेल के बासी है ना, उनके साथ भी आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। तो सर अगर हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब शरीफ आदमी है, वो तो हाथ मिलाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे सेनेटर साहब, लेकिन क्या अडियाला जेल के बासी हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि सूरत हाल ये है कि अवाम के पास तनख्वाहें कम है और बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सियासत तो हो नहीं सकती ना, सिर्फ इमरानी सियासत या शहबाज की सियासत तो नहीं हो सकती सर, मिलकर काम करना होगा सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। वो क्या है कि जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याज़े बढ़ती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। अरे नहीं सर, बोले बोले, आपको कोई नहीं खामोश रहने को कह रहा, आप बोलिए सर। इससे ये है कि सबसे पहले जो केसेस हैं, जिस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के ऊपर जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, जिनके अंदर मतलब सबसे घटिया तरीन, इवन ये सारे लोग मिलके भी कहते हैं कि ये इद्दत केस हम लोग नहीं शामिल, हालांकि हम सबको पता है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें वो अभी आज जो वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस था, उसमें जो बयानात थे उसमें बताया गया था 1 रुपए भी इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में या किसी भी तरीके से उनकी बेनिफिशरी नहीं बनती है। और इवन जो सब कुछ था वो मलिक रियाज ने खुद तामीर कराया, कोई पैसा किसी को नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि करप्शन है। वो जो पैसे वापस आए थे उनमें से 1 रुपए भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं है, वो वापस सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गई है। इसके बावजूद भी इमरान खान को उस केस में रखा हुआ है कि इसमें करप्शन है और पैसा खा गए और ये हो गया। जब हम इस किस्म की चीजें करते हैं, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी जो टैक्स की बातें हो रही थी, देखिए पाकिस्तान में 2018 तक तकरीबन 7 लाख लोग टैक्स
नेट के अंदर थे, बाकी ज्यादातर लोग जो थे वो टैक्स नेट से बाहर थे। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेस की। आप जिस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान के अंदर फिर पिछले 3.5 सालों में वो 7 लाख से तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख लोग डायरेक्ट टैक्स नेट के अंदर आ गए थे। ठीक है। अच्छा, जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिहाज से 2022 के अंदर फरवरी में जो बताया गया था, वो कहता है कि तकरीबन 1,25,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, इनमें ये याद रखें तकरीबन 75 लाख दुकानें रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस में नाम पे, और उनमें से कोई टैक्स नहीं आता। तकरीबन 70 लाख ऐसे घर रजिस्टर्ड हैं जिनको रेंट पे दिया गया हुआ है लेकिन उनसे कोई टैक्स नहीं आता। अगर हम ये सारी चीजें करके देखें, और मेरा एक रफ आइडिया है कि हम लोगों के जो इंपोर्ट आइटम्स हैं वो 90% उनमें अंडर इनवॉइसिंग होती है, जिनका जिक्र भी हो चुका है। अगर हम ये सारी चीजें सामने रखें और पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से, जैसे इंडिया में हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी एज ऑफ टुडे 20 से 25 खरब की है एज अपोज टू 7 से 8 खरब रुपए की, कि जो के सामने नजर आ रही है। तो मुझे एक बात बताएं, आप और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ना दें, ये अवाम इनडायरेक्ट टैक्सेस ना दे तो फिर क्या दे? अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरीके से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि मैं सिर्फ एक वो करता हूं कि एक कोई भी स्टैंडिंग कमेटी या किसी भी जगह पे किसी को जब ऑफिशियल गाड़ी मिलती है, उसको तकरीबन 360 लीटर पेट्रोल फ्री मिलता है महीने का। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे एक गाड़ी मिली थी बीइंग अ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ, ठीक है, ऑफ सेनेट। मुझे 360 लीटर हर महीने का मिलता था कि खर्च कर लो और ये तुम्हारा है। मैं वो 360 लीटर 18 महीनों में खर्च करता था, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हम सारे मिलके किफायत शारी के लिहाज से अपने हिस्से का काम सही करें, अपने हिस्से का टैक्स सही दें। और ये याद रखें, ये टैक्स सेनेटर साहब वो आप 18 महीनों में इस्तेमाल करते होंगे ना, लेकिन उसके भी पे तो पैसे जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अवाम देते होंगे, आप उसको लंबा चला लेते होंगे। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि जो ईवान में जाते हैं, जो इख्तिदार में आते हैं, वो सब ये सारी चीजें अपने खुद करें, अपनी फ्यूलिंग वगैरह सब कुछ अपना खुद करें। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ, ठीक है। वो जब आपको मिलती है तो वो ड्राइवर आ जाता है, वो सिर्फ ऑफिस से पिक करके सेनेट से वापस ऑफिस, एंड दैट्स ऑल, क्योंकि वो घर नहीं जाता या जाना नहीं चाहिए। मेरे लिहाज से जो आप कह रही है मैं उससे भी एग्री करता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। सर आपका घर नहीं जाता होगा ना, बाकियों का जाता होगा, हर कोई तो सेनेटर हुमायूं महमूद नहीं है ना सर। जाता है। हाँ जी, मैं ये कहूँ कि बाकी सब करते हैं ऐसे। और देखिए 90,000 गाड़ियां हैं, 90,000 गाड़ियों को अगर आप उनको मल्टीप्लाई बाय ये कर ले और इसका पेट्रोल कर ले, ये कोई 30-40 अरब रुपए का आपका खसारा बन जाता है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग इस तरीके से करके चले, अगर हम लोग ये चीजें करें, और हर एक आदमी मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे ऐसे रेडी वाले हैं कि जिनको अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली टैक्स नेट के 50 रुपए या 500 रुपए क्यों ना हो, टैक्स नेट के अंदर आते हैं। सर लेकिन प्रॉब्लम ये है, टैक्स नेट में तो आते हैं लेकिन उन रेडी बान के बारे में कोई नहीं सोचता है। और आज का शो मुझे लगता है उन बहुत से शोज में से पहला शो है कि जब मैं ऑफिशियली ये कह सकती हूँ कि द हनीमून पीरियड, जो इफ देयर वाज एनी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो भी हनीमून पीरियड था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब IMF के कंधे पे बंदूक रख करके चलाई जा रही है। टैक्सेस होंगे, कीमतें बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो सियासी माहौल है वो भी गर्मा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ है और अदलिया में मुदाखलत पर जो कलेक्टिव एक रद्द अमल देने का फैसला किया गया। इस पर मुझे बात करनी है, लेकिन मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सीधी बात दीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, हसन मुर्तज़ा साहब एंड मुश्ताक मिनहाज साहब मेरे साथ मौजूद है। हसन मुर्तज़ा साहब, इस सेगमेंट का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो हमेशा एक
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर बातों को डिस्कस करती है। सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हुए सर, जहां से मैं देख रही हूँ, पहले तो 6 जजेस ने खत लिखा था, उन्होंने शिकायत लगाई थी और उन्होंने बताया था कि भाई किस तरीके से मुदाखलत हो रही है। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फुल कोर्ट इजलास हुआ और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। लुब्बे लुबाब आपको बता रही हूँ, ये फैसला हुआ है कि अब अदलिया जवाब देगी और बेसिकली रिएक्शन देगी कि भाई क्यों इंटरफेरेंस हो रही है। पर सर मेरा जाती तौर पर सवाल अपनी जगह पे बरकरार, और वो सवाल ये है कि जो इंटरफेरेंस या जो मुदाखलत हो रही है वो किसी को के फेवर में हो रही है या किसी के अगेंस्ट हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? जी हसन मुर्तजा साहब। बिनिश, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई 90,000 गाड़ियां हैं और पता नहीं 7-8 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि वो अखराजात हैं गैर तरक्याती। और तो थोड़ा सा इतना क्लियर कर दें कि उसमें कितनी गाड़ियां जो है वो सियासतदानों की हैं, यानी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज कर ले, पार्लिमानी सेक्रेटरीज कर ले, वुज़रा कर ले, वजीर आजम कर ले। चले आप बता दें सर, आप भी तो हमारे लिए ना रहे हैं वाने सदर में, तो आप लोग ही हैं, आप बता दें सर कितनी है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 90,000 गाड़ी जो है वो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की और वो सारी कर करा के होती होगी, सियासतदानों की इतनी नहीं बनती। अच्छा। और फिर जहाँ तक ताल्लुक है ना कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि सियासत उनको ये अखराजात पास से करने होंगे, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। क्यों पास से करें? अगर वो सरकार का काम कर रहे हैं तो वो जितना काम करते हैं, अगर हमारे खुलफाए राशिदीन जो हैं वो बैठकर सरकारी काम सरकारी खजाने से करते थे, बैतुल माल से करते थे, तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन वही करना चाहिए जो जितना हम काम कर रहे हैं उतने ही हम उसकी उजरत तनख्वाह और वो कर रहे हो। सर लेकिन बैतुल माल में भी तो कुछ होता होगा ना, यहाँ पे तो कौमी खजाना खाली है, तो ऐसे में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स डिमांड करते हैं। जी फिर आप कहें ना कि सुबह से जुडिशरी भी तनख्वाह ना ले, सुबह से ब्यूरोक्रेसी भी तनख्वाह ना ले, सुबह से हमारी फौज भी तनख्वाह ना ले, क्यों ना ले? वो इस मुल्क की मराहत नहीं लेते। आप सियासतदानों को तो बिल्कुल जरूर उनको खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए, सियासतदान आपकी तनकीद भी बर्दाश्त करें, मतलब आपसे मुराद पूरे मीडिया की, और वो सारा कुछ भी करे, तनख्वाह भी ना ले। भाई क्यों ना ले? वो काम नहीं कर रहे, उनको नहीं मिलनी चाहिए। बाकी सारे जो है वो कोई स्पेशल केसेस है कि वो तनख्वाह पर तो मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज होगा। ये जो लूटमार है, जो नहीं, थोड़ा सा शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तनख्वाह पर तो, या शायद आप किसी और प्रोग्राम में शायद किसी ने कह दिया हो कि तनख्वाह पे प्रॉब्लम है। मुझे तो जाती तौर पर तनख्वाह पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो मुझे तनख्वाह मिलती है, ये जो आम नॉर्मली लोगों को तनख्वाह मिलती है, सियासतदानों के पर्क से प्रॉब्लम है सर। अब जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े बड़प्पन का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जी मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर वो जो फ्यूलिंग है और जो ईवान सदर का खर्चा है, प्रॉब्लम उससे भी होती है ना। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी वो भी नहीं होनी चाहिए। और सारे सरकारी मुलाजमीन जो है, कोई चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है, कोई किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, उनको भी नहीं लेनी चाहिए। हालात नहीं है मुल्क के सही, वो 4-4 एकड़ के घरों में रह रहे हैं, क्या नवाब के बच्चे? बिल्कुल जी बिल्कुल। जुडिशरी इतनी तनख्वाहें ले रही है, इतने कुछ रिटायरमेंट पे वो सारा कुछ ले रही है, वो भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबके लिए ये एक ही कानून हो कि यार ये 5 साल हमने पूरे करने हैं और इस 5 साल में हमने मुल्क की मईशत को किसी पटड़ी पे लगाना है, सीधे रास्ते पे चलाना है, तो यकीनन बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। और जहां तक ताल्लुक है, आपने कहा कि अदलिया ने कहा है कि हम जवाब देंगे, ये बात उन्हें बहुत पहले कहनी चाहिए थी और बहुत पहले करनी चाहिए थी। उन्होंने उस वक्त ये बात क्यों नहीं की जब नजरिया जरूरत के तहत जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ को जायज करार दिया गया, जब मुशर्रफ को LFO के इख्तियारात दिए गए? उन्हें ये बात उस वक्त करनी चाहिए थी जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया जा रहा था। ये बात उन्हें उस वक्त करनी चाहिए थी जब मियां नवाज शरीफ के केस में वो अजमल मियां वाला फैसला आया था। ये बात उन्हें उस वक्त करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि चलो देर आया दुरुस्त आया। अगर आज वो ये बात कहते हैं कि हम मदाखलत पे बात भी करेंगे, रिएक्शन भी देंगे, तो बिल्कुल जायज है, उन्हें देना चाहिए। इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए, अपनी अपनी हदूद में रह के उनको काम करना चाहिए। कोई भी जो है वो मावराए कानून और आइन नहीं है।
وہ چاہے حکومت ہو, چاہے سرکاری ملازم ہو, چاہے سرکاری افسر ہو, ان ساروں کو دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات کی ہے حسن مرتضیٰ صاحب, بڑا کرنا چاہیے فوراً. بڑی اچھی آپ نے ٹون سیٹ کی ہے, سیگمنٹ کی. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ سے پہلے سوال کرنا بڑا فائدہ مند رہا, ایک ٹون سیٹ ہو گئی ہے. لیکن مشتاق صاحب میرا سوال آپ سے تھوڑا مختلف ہے. مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی بڑی امبیرسنگ سی سچویشن ہوگی, کیونکہ آپ تو پہلے وکٹم رہے ہیں, اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں, اور اگر اب آپ کو یہ سننے کو پڑے وکٹم ہونے کے کوئی 16 مہینے کے بعد کہ بھائی جان آپ بھی یعنی ایگزیکٹو بھی انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, تو سر یہ تو مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑی امبیرسنگ سی سچویشن ہے. دنیش, میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کی طرف سے, خاص کر کے ججز کی طرف سے یہ کہا ہے. بیچاری گورنمنٹ کی تو اتنی پسلی نہیں ہوتی, یا پولیٹیشین کی اتنی پسلی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دفعہ 30 کے مجسٹریٹ کو کال کرے اور پھر وہاں سے ری ایکشن نہ آئے. ہمیں تو بڑے پھونک پھونک پر قدم اٹھانا پڑتا ہے. مجھے آپ میرے باقی ساتھیوں سے بھی پوچھ لیں, حسن مرتضیٰ بھائی سے پوچھ لیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ پولیٹیشین کدھر جا کے اگر وہ گورنمنٹ میں بھی ہے, ایون وہ منسٹر ہے, وہ ایم پی ہے, ایم این اے ہے, ایم ایل اے ہے, کچھ بھی ہے, اگر وہ کسی جج کو فون کر سکتا ہے, کسی کیس کے بارے میں کچھ کو کہہ سکتا ہے, کچھ سفارش لگا سکتا ہے, کیا اس کے ریٹائرنگ روم میں جا کے یا اس کے چیمبر میں بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں کر سکتا. اور جج صاحبان کو بھی اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ ایک توہین عدالت کا اختیار دیا گیا ہے. ججز کو بالکل اگر کوئی دھمکاتا ہے, ڈراتا ہے, کوئی کیمرے لگاتا ہے, تو وہ ان کو اپنے فیصلوں میں ان کو پکڑ کے نشاندہی کر کے ان کو سزائیں دے. یہ خط لکھ کے یہ تو یہ یعنی عاشق اور معشوق اور قاصد اور جو ہے نا اس کو یہ کام کب سے ججز نے شروع کر دیا کہ خط لکھ دیا. بھائی آپ بلائیں, آپ کو اگر کسی چیز کی اوپر اگر آپ کو شک ہے تو سپریم کورٹ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی اگر کسی اور چھوٹے سے کسی, آپ کو پتا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کسی بھی ایک کیس میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, تھوڑی سی ڈیلے کیا, تو آپ کو پتا ہے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ کیا اشر کیا گیا, اس کو سزا دی گئی. بعد میں ریویو میں جا کر اس کو پاؤں پکڑ کے معافی دینا پڑ گئی اس کو, جو ہے نا, پھر جا کر معاملہ کہیں ابھی بھی سیٹل نہیں ہوا. تو اگر سول بیوروکریسی کے لیے آپ کا یہ کام ہے, پولیٹیشین کے لیے آپ بالکل فرعون بنے ہوئے ہیں. آپ وکلا کو اپنے عدالتوں میں بات نہیں, ہماری عدالتیں میں ہمارے جج جو ہیں وہ دنیا بھر کے جج سنتے ہیں اور وکیل بولتے ہیں, ہماری عدالتوں میں ججز بولتے ہیں اور وکیل سنتے ہیں. تو اتنی ساری باتیں کرنے کے باوجود ایک تھوڑا سا آرڈر پاس کر دیں. عدلیہ کی کیا, اپنا انتظامیہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جن لوگوں سے ڈرتے ہیں, جن سے بات کرتے ہیں, ماضی میں اب اصل میں ان کے ساتھ مل کے کام کر چکے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں باقی پارٹیوں کو وکٹمائز کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن مشتاق صاحب دین اگین پریشر تو آپ لوگوں پر آ رہا ہے نا. دس از ایون وٹ ایور یو آر سیئنگ, اگر میں اس سے اگری بھی کروں تو دس آل از ہیپننگ ایز اے ریزلٹ آف اے پریشر بلڈنگ ٹیکٹک. تو ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری, ایگزیکٹو ورسز ادارہ, کیا گورنمنٹ نے کرنا ہے؟ سر سنبھالنا تو آپ کو پڑے گا نا, حکومت آپ کی ہے, کرائسس ہوگا تو کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کو کیا, مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری یا کوئی مریم نواز جو ہے نا وہ ججز کو ڈرا دھمکا رہی ہے, یا ادھر جا کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے اب کیا ہمارا ایڈوکیٹ جنرل تو ہاتھ باندھ کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ان کی جو لا آفیسر ہیں وہ تو عدالتوں میں جا کے کھڑے ہیں, وہ تو عدالتوں کی تعمیل کے لیے کھڑے ہیں. آپ جو مرضی کہتے ہیں, جو حکم لکھوائیں ان سے وہ جا کے کنوے کر دیتے ہیں. اعظم عزیز تارڑ صاحب کو بلوا لیں آپ جا کر, وہ اپنے پروگرام میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ججز آپ کے ساتھ کیا بیہیو کرتے ہیں. لیکن مشتاق صاحب اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ بھی آپ ہی کے ماتحت ہوئے نا. ہو از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری؟ دیٹ از میاں محمد شہباز شریف صاحب. سر بس اللہ کرے آپ کی بات جو ہے نا ٹھیک ہو, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ وہی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ میری ٹیم نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر تو بریک ہی لے لیں. ایسے ہی انہوں نے کہا ہے بینش اس جواب پر آپ بریک لے لیں, اور میں ایسے ہی بریک لے رہی ہوں. بریک ویل بی بیک. جی سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب اینڈ مشتاق منہاج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی ہمایوں محمد صاحب, I would really love to know, in fact تمام پینلسٹ یہ جاننا چاہتے ہیں, the nation wants to know کہ ہمایوں محمد صاحب کیوں مسکرا رہے ہیں, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں. یہ ضرور بتائیے گا. سوال لے لیں سر, سیریس والا سوال لے لیں. یہ جو مداخلت پہلے 6 ججز کہہ رہے تھے, پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ ہے, اس کا بھی اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ مداخلت ہے. سر یہ مداخلت آپ لوگوں کی فیور میں ہو رہی ہے کہ آپ کی اگینسٹ میں ہو رہی ہے؟ آج تو مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ اتنی مداخلت کے باوجود بھی, اتنی انٹرفیئرنس کے باوجود بھی ریلیف تو مل رہا ہے سر آپ لوگ کو. جی سر.
लेकिन पहले थोड़े से एक पॉइंट कर लेता हूँ, मैं अपने आप की वजाहत कर लेता हूँ कि मैंने जो गाड़ियों का जिक्र किया था उसमें मैंने हरगिज ये नहीं कहा था कि ये सारी की सारी जो हैं ये पॉलिटिशियंस के पास है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसमें एक बहुत छोटा पोर्शन जो है वो पॉलिटिशियंस को के पास शायद हो। इसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आपको सिविल, मिलिट्री, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी के साथ होगा। उसमें कुछ चीजें जायज हैं लेकिन बहुत सारी चीजें नाजायज हैं। उसमें से मिसाल ये है कि बहुत सारे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, हमने देखा है उनकी गाड़ियां प्राइवेट कामों के लिए फिर रही होती है, उनके बच्चे चला रहे होते हैं, उनके बच्चे बीवियां शॉपिंग के लिए जा रही होती हैं, और इसी तरीके से पॉलिटिशियंस के भी शायद इसी तरीके से हो। उन सारी चीजों को करेक्ट करने का टाइम है। हमारा जो सबसे बड़े जो दो फाइनेंशियल मसले हैं उनमें एक पेंशन रिफॉर्म्स है और दूसरा हमारा जो सर्कुलर डेट है, विच इज थैंक्स टू द बोथ गवर्नमेंट्स, जो 1994 से स्टार्ट हुआ था 1997, और उसके बाद फिर 2016 में जो हम लोगों ने काम किए थे। और ये याद रखिए, अभी अगर पिछले दौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उसमें अगर डॉलर रेट को आपने ब्लॉक ना कर दिया होता, जो कि एक उस मुज़ाकरात के सिलसिले में एक बात हुई थी, तो आज आपके बिल अगर आप कह रही हैं कि 1 लाख होता तो हो सकता है 2.5 लाख होता, तो उसका भी होती। लेकिन बात आज इस वाली बात पे तो आप एग्री कर रहे हैं, व्हाटएवर हसन मुर्तजा सेड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कहा। अब आ जाए जरा जजेस वाले मामले पे। देखिए, इसमें यह है कि मेरी नजर में चाहे किसी के हक में या चाहे किसी के खिलाफ मुदाखलत हो रही है, वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सही बात। नंबर 2, मैं ये इस बात को, मेरी नजर में पाकिस्तान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है लेकिन बुज़दिल इदारा है वो जुडिशरी है। ठीक है, अगर जुडिशरी आज स्टैंड ले ले, अब सही लिया या गलत लिया, जब इफ्तिखार चौधरी ने स्टैंड लिया तो आपने देखा कि उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर शख्स को घुटनों पे बिठा दिया। लेकिन सर, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी तभी स्टैंड लिया ना, आप क्योंकि हिस्ट्री बता रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने तब स्टैंड लिया जब उनको पता चला कि अब उनकी नौकरी चली गई है। जब नौकरी जाने का खतरा हुआ तो तब उनको याद आ गया कि नहीं जी, अब मुझे जुडिशरी के लिए काम करना है। आप बिल्कुल सही कहती हैं, आप बिल्कुल सही कहती हैं। जब उनके, वो कहते हैं, टोस के ऊपर पांव आया तो वो खड़े हो गए। लेकिन उसने एक चीज जरूर बताई थी कि जुडिशरी जो है ना, अगर वो अपना स्टैंड ले और प्रिंसिपल स्टैंड ले तो वो सबसे ताकतवर है। जुडिशरी का जो मेन काम है, और पाकिस्तान में जो सबसे, जो मेरी नजर में जो सारा पाकिस्तान खराब हुआ है उसकी बेसिक वजह जुडिशरी है। मेरी नजर में जुडिशरी क्यों है कि देखिए, जब आपके मेरे दरमियान में, जब मेरे और लेट्स से किसी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में कहीं तनाज़ो आता है तो हम कहाँ जाते हैं? सब हमें कहते हैं आप जुडिशरी जाओ। जब जुडिशरी इंसाफ नहीं करती तो फिर हम लोग वहां पे 2 नंबरियों पे आना शुरू हो जाते हैं, चाहे कुछ चीजों, और वहां से ये जो आप ये समझ ले एक ताकतवर तबका है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो फिर सिसिलियन माफिया के लिहाज से आपने बात की थी कि ये जो है ना, पॉलिटिशियंस जो हैं वो जजेस के साथ नहीं करते। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि कोई किसी पॉलिटिशियन ने आज तक किसी जज जैसे जस्टिस कयूम के साथ फोन पे बात करके कोई डिसीजंस के बारे में बात नहीं की। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि किसी पॉलिटिशियन ने किसी जज को कभी ब्रीफकेस दे के बाकी जजों को खरीदने के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत चीजें, बट उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आज वो गलत काम उसी बेसिस पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ, जैसे हसन साहब ने कहा था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये दुरुस्त की को रिवर्स नहीं होना चाहिए किसी वजह से। आज मेरे ख्याल में एक टाइम आ गया है जहां पे पाकिस्तान के आइन को सुप्रीम होना चाहिए, और हर एक इदारा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो, सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। तो लगे हाथों ये भी बता दीजिए सेनेटर साहब के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको होना चाहिए? देखिए, जहां तक मुझे पता है वो तो ये जो सुन्नी काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका, जो मैंने सुना है, उनको रजा साहब को उनको नॉमिनेट किया गया है, जो मुझे पता चला है। मेरे ख्याल में आई थिंक दैट्स व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। चलिए, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन सर मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ ना। उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया गया, और फिर बाद में जो है ये नाम आया ये सुन्नी इत्तेहाद वालों का। तो सर ये भी तो यू टर्न लिया ना इमरान खान साहब ने, एक दफा फैसला कर लिया तो बस कर लिया फैसला। वैसे भी तो सर ऑपोजिशन लीडर का ये हक होता है ना, ऐसे ही है ना सर?
और वो उमर अयूब है। अब ना उमर अयूब ना शेर अफजल मरवत साहब, हालांकि अनाउंस करके भी शेर अफजल मरवत साहब से यू टर्न ले लिया, और अब कुर्रा निकला है जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब का। देखिए इस तरह है एक तरफ जब गिले होते हैं ना कि भाई हमारा ये चीज चल नहीं रही, फलानी नहीं चल रही, और वहां पे आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उनको बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो जब हम लोग एक चीज मफाहमत के लिहाज से या किसी भी लिहाज से गवर्नमेंट की बात को सामने रखते हुए हम किसी ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर देते तो शायद गवर्नमेंट उसके ऊपर किसी हद तक राजी हो, तो आप उसको कहते हैं यू टर्न है। मतलब इसको ये तो कमाल ही हो गया सेनेटर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से आपने अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है उनका नाम तब्दील कर दिया। मेरा ये ख्याल है कि उस जो डेडलॉक या उस चीज को ईज आउट करने के लिए प्रॉब्ली ये किया होगा। ये मेरा, चूंकि मुझे डायरेक्ट एक्सेस नहीं है उस डिसीजन के बेसिस पे। डायरेक्ट एक्सेस आपको ले देते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ बैठी हैं, अभी फिगर आउट कर लेते हैं व्हाट इज द रियल स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुकूमत की तरफ से। कम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मुश्ताक मिनहाज साहब हैं, हसन मुर्तजा साहब है, सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब है। मुश्ताक साहब, आप तो ऐसे इतनी बातें करते हैं पीटीआई के हवाले से, ये देखें ना सुन्नी इत्तेहाद वालों ने आपकी फरमाइश के ऊपर सरेंडर कर दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड बने डेडलॉक को खत्म करने के लिए। दिस इज व्हाट द सेनेटर साहब इज सेइंग सर। आप एम इमरान खान साहब को इतना बुरा भला कहते हैं कि किसी की नहीं सुनती, सुन तो ली आपकी। तेरी आवाज मक्के और मदीने, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन देखें एक चीज है, आप पीटीआई की मजबूरियां नहीं समझती जी, समझाएं। पीटीआई ने ज़रा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है और उस प्लेटफॉर्म के चेयरमैन जो हैं वो अहमद रजा साहब ही हैं। उन्हीं के नाम के ऊपर आप गए, आप जिस काम के लिए गए थे वो मिला तो नहीं वो आपको, लेकिन आप इस वक्त डिसिप्लिन जो है वो इमरान खान का नहीं है। नेशनल असेंबली के अंदर डिसिप्लिन जो है वो हामिद साहब का ही है। आप बेशक उनसे जो मर्जी लिखवा लें, इमरान खान का जो मर्जी करेंगे, अल्टीमेटली जो फैसला हामिद रजा साहब करेंगे वही फैसला होगा। और इनके वालिद साहब फजल करीम साहब सारी जिंदगी नवाज शरीफ के साथ रहे, आज उनका बेटा इमरान खान के साथ है, तो ज़ाहिर उसको फैसला है। तो ये हमारी बिल्कुल डिमांड नहीं है। हमने पहले से ही ये तय किया हुआ है, ज़रा रवायत है कि अपोजिशन के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का के चेयरमैन का ओहदा आता है ताकि वहां पर बैठ के आप फसादात की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके लोगों को फिक्स करें और रिकवरियां कराएं जो कि ऑडिट पैरे होते हैं। बस फिर वो जिसका नाम ले रहे हैं आप लगा दें, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आमिर डोगर को लगा दें, तो इसको लगा दें, उमर अयूब को लगा दें, फिर वो जिसका नाम ले रहे हैं। हाँ जी, लगा दें। हमारे कहते हम तो कहते हैं जब बैठ के खुदा का वास्ता बैठ के इस मुल्क की मुस्तकबिल के हवाले से कोई सोचें, उस पर तो आते नहीं है। तो हमारी बड़ी आपने सुन ली, जो आपने हाफिज साहब को जो है ना आपको उधर लगा दिया, हमद रजा साहब को, साहबजादा साहब को। हम तो पहले ही कहते थे कि भाई आप जिसको मर्जी लगाएं। हमने किस दिन कहा कि फलां को लगा दें या फलां को ना लगा दें। अगर हमारे कहने पे आपने काम कर रहे हैं तो फिर माशाल्लाह फिर आइंदा भी हमारे कहने पे ही आप ये पूरी जो पीर साहब से पूछ लेते हैं, आपके पीर साहब से पूछ लेते हैं आइंदा क्या होगा। खिताब के दौरान या बाकी जो वहाँ शोर वो आता है वो बंद कर दें। हम नहीं चाहते, क्या बंद करेंगे? ये तो पीर साहब ही बताएंगे जी। हसन मुर्तजा साहब, ये बाजे बजना बंद होंगे ये तो बता दें, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किसको होना चाहिए ये बताएं। देखें वो जो 18th अमेंडमेंट में हुआ था अपोजिशन लीडर का कि वो होगा, मेरा ख्याल है वो बेहतर है वो ही हो। और ये हमारी रिवायत होनी चाहिए। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे डिबेट की जरूरत है कि हर आने वाली हुकूमत जो है उसमें यही ना हो सके। ये चंद एक औहदे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एक रिवायती तौर पे हमारे उन लोगों के पास जाने चाहिए जो आइन में मौजूद है। पता नहीं अब उस पे ये मैं कहता हूँ, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बड़ी अच्छी बात है, इसी मुस्बत अंदाज में सारे फैसले करें और हुकूमत के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर करें, उससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये बड़ा तगड़ा होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड का, और ये ऑफ कोर्स ऑपोजिशन लीडर को तो नहीं दे रहे ना, हामिद रजा साहब को दे रहे हैं। तगड़ा हो जाना तो उसी को है ना जिसका हक बनता है। अब ये तो नहीं मुमकिन ना कि तकड़ा है तो आप तहरीक इंसाफ की दफा किसी और को और पीपल्स पार्टी की दफा किसी और को और नून लीग की दफा किसी और को नहीं। वो तो एक ही जिसके बारे में है कि अपोजिशन का होना चाहिए, बल्कि अपोजिशन लीडर को होना चाहिए।
तो वो ही होना चाहिए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि अपोजिशन, तो वो जो उनका पार्लियामानी लीडर हो या जो उनका पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, वो जो फैसला करे अपोजिशन को देना चाहिए, अपोजिशन जिसका नाम दे। लेकिन जो काबिले जिक्र चीज है वो ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने इस वजह से वो नाम बदले हैं कि हुकूमत को वो अच्छे नहीं चेहरे लगते थे, तो बड़ी अच्छी बात है, उनका ये बड़ा मुस्बत इक़दाम है। इसी तरह बाकी फैसले भी बैठ के करने चाहिए ताकि ये मुल्क आगे चले। इसको हम ठीक है सर। सियासतदानों का हसन काम मुर्तज़ा नहीं है साहब कि ने हम तो इस गली में मामले ले में आए। जो वोट है वो पीटीआई को दे दिया। इसके साथ ही आज के शो का वक्त